मेरा माइग्रेन सारा ट्रिप खराब करेगा। टेबलेट ले ली थी मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। डीजी को फिर से सर में दर्द होने लगा और मेरा ट्रिप मेरा गैर रजिस्टर्ड फोन खराब करेगा। इसने कोट की जेब से हाला का फीता तुर्क मोबाइल निकाल कर मायूसी से देखा। इसकी बैटरी जल्द खत्म हो जाती है। वहां से दूसरे शहर में पता नहीं क्या हालात होंगे। मैं अपने पाकिस्तानी फोन को रजिस्टर करवा ही लेती हूँ। ठीक है मगर पहले जूते देख लें। वो दोनों शूज स्टोर के दरवाजा से खेलते हुए अंदर दाखिल हुई। दरवाजा जरा भारी था, मुश्किल खुलना है। अजती मकाम से दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ गई। अजीब बात थी, जिस अगली दुकान पर होगी इसका दरवाजा भी जोर से लगा कर खुलने पर पीछा हुआ। आज इस गालिया जस्ती के दरवाजों को क्या हुआ है? डीजीपी महसूस करके हैरत से बोली। एवा इसकी दुकान इस्तेकाल स्टेट में जरा आगे जाकर मिली थी। वो दोनों गट्ठी जोकर तक आई और लाशौरी तौर पर एकदम बहुत जोर से दरवाजे को धकेल दिया। वो ग्लास डोर बेहद बारीक और नाजुक शीशे का बना हुआ था। वो गोया उड़ता हो जाकर मुखालिफ समत में खड़े स्टैंड से टकराया और जोरदार छांट की आवाज आई। लोहे की स्टैंड की कोई हेग नहीं थी। इसकी जर जोर से लगी और दरवाजे के ऊपर हिस्सा शीशे के टुकड़े छन छन करते शीशे पर आ गिरे। वो दोनों एकदम साक्षी आधा के टूटे और दरवाजे को देख रही थी। काउंटर के नीचे दरवाजे से कुछ निकलते सेलमैन ने चूम कर सर उठाया। टूटे दरवाजे को देख इसके मुंह पूरा खुल गया। वो हक्का बक्का सा उठ खड़ा हुआ, काम गायब कर दिया। इसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। डीजे को सख्ता पहले टूटा। वो हया के करीब घुसी और होले से सरगोशी की। हया, इसने हमें दरवाजा तोड़ते नहीं देखा। बस ठीक है, हम मकर जाएंगे। वो गला खंगारते हुए खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़ी। वो अपना पाकिस्तानी फोन इसकी तरफ उठाया। फोन रजिस्टर करवाने हैं। काफी कर दी मादम। वो फोन को देखने बिना अभी तक दरवाजे की तरफ इशारा करते पूछ रहा था। मुझे फोन रजिस्टर करवाना है। काहे पे कर दी? डीजी ये क्या बग रहा है? वो कोफे से डीजी की तरफ पलटी। इसे गालबन इंग्लिश नहीं आती और ये दरवाजे का पूछ रहा है। बको देखो भाई, आगे आइयो। काउंटर पर खूनी रखे बड़े दिमाग बोली। हमने कोई दरवाजा नहीं तोड़ा। हमने तो तुम्हारा दरवाजा देखा ही नहीं था। बिल्कुल, हमने तो कभी जिंदगी में दरवाजा नहीं देखा। हमारे घर में दरवाजे होते ही नहीं है। लोग खिड़कियों के अंदर झांकते हैं मगर इनकी कोई बात इसकी समझ में नहीं आ रही। अब सदमे और दुख से सीने पर हाथ मारता दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा। तुर्क शदीद गम में यही करते थे। अच्छा, मेरा फोन तो रजिस्टर कर दो। लड़का चंद लम्हे गमगीन वकीनी पर जोर न गांव से नहीं देखता रहा, फिर आगे आगे बढ़ा। पासपोर्ट। इन दोनों ने एक दूसरे को जरा तशवीश से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फोन के लिए मांग रहा है। नहीं, ये हमें अंदर करवाएगा। डीजी, इसे पासपोर्ट नहीं देना वरना इसने इतना लंबा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास। डीजी ने जोर से हाथ लाकर रोहिया चंद कदम पीछे हट थी। पासपोर्ट। इसने बाजू बढ़ाया, फिर पासपोर्ट मांगा। कहा नाम नहीं है हमारे पासपोर्ट। खयाज हिलाते हुए अंदर अंदाज में कह रही थी। पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सकते। देखो, हम तुम्हें कुछ पैसे ऊपर दे देंगे। एम्बुलेंस अपने दिन में कही जा रही थी जब लड़का एकदम घबरा कर चला उठा। इसने नासमझी से ऐसे देखा, फिर इसकी गाँव तक में गर्दन मोड़ी। हया खया पीछे, फिर डीजी भी दोनों हाथ सर थामे ऊंधे गिरती जा रही थी। इसकी आंखें बंद हो रही थी और तकलीफ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चला रही थी। लड़का भागकर कांडों के पीछे से निकला। डीजी डीजी, वह बजहाती अंदाज में चीखते हुए इसकी तरफ लपकी। इसकी ऐनक फिसल कर फर्श पर जा गई। तेजी से इसकी तरफ बढ़ता लड़का जोकर इस पर आया। क्रच की आवाज आई और एक शीशा दो हिस्सों में बढ़ गया। डीजी डीजी, वो इस पर जुगी दीवाना वार से पुकार रही थी। डीजी की आंखें बंद हो रही थी। सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। अस्पताल का वो कॉरिडोर सर्द और वीरान था। संगमरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह सफेद था। सफेद बेजान ठंडा। वो बिल्कुल सीधी बैठी थी, साग जामे सीधा हमें किसी गैर मरी नुकते पे निगाहें मरकज किए। इसकी आंखों से आंसू टप टप कर गिर रहे थे। जब से डीडी ऑपरेशन थिएटर में थी वो यूं ही इधर बैठी थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने कुछ बताया कि भतीजे के ब्रेन में ब्री मेमोरी है। एक फूली हुई भीलू हुई एनवल जो फट गई है। सब हेमरेज है। डॉक्टर ने कहा कि मेरी एनवल फटने वाले मरीजों में से 80 या 90% मौत वाकई हो जाती है। कम से कम 10 उम्मीद से और इसी 10 उम्मीद को थामे बैठी थी। इसका ज़हन बिल्कुल महफूज हो जाता जैसे भारी सिल से सर को कुचल दिया गया हो। फिर भी इसने कहीं से हिम्मत मजबूर करके डीजी के घर वालों को फोन कर दिया। इसके बाप भाइयों की परेशानी, माँ के आंसू और कुछ नहीं समझ पा रही थी। इसकी अबू तुर्की आने की बस इसकी समझ में यही बात आई कि बार बार कोई ना कोई इसे फोन करता और हर बात के जवाब में बीगी आवाज में इतना ही की बात थी। मुझे नहीं पता। डॉक्टर बाहर नहीं आया। वो यूं ही निडाल सी बेंच पर बैठी थी। आंसू लड़ियों की सूरत में आंखों से बह रहे थे। 10% की उम्मीद इसने गोद में रखे मोबाइल को देखा और कपकवाते हाथ से उठाकर पैगाम लिखने लगी। मैं टास्क फर्स्ट एड हॉस्पिटल में ही। डीजी को ब्रेन हेमरेज हुआ है। तुम फौरन आ जाओ। जहाँ को भेज दिया। इनके दरमियान अगर कोई तलही भी थी तो उसे याद नहीं थी। इसे अगर याद था तो सिर्फ और सिर्फ खतीजा। अजान का
वक्त वो दौटी और वजू करके वापस इधर आ गई। कोट इसने वहीं बेंच पर छोड़ा और दिया। अब नीली कमीज की हफ्ते ने गीले बालों से नीचे कर रही थी, चेहरा, हाथ और माथे से गीले बाल। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। चंद रोज कबल की दो लड़कियों की गुफ्तगू से याद आई। वो इस्लाम फेर कर तशरीफ की हालत में बैठी थी। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था। वो ये वजू का पानी नहीं था। वो दोनों हथेलियां मिलाए इन्हें डुबडुबाती आंखों से देख रही थी। मेरे अल्लाह, वो बेआवाज रो रही थी। आपको पता है डीजी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छी दोस्त। ज़ारा इरम सबसे अच्छी दोस्त। इसे हमसे मत छीने। इसके माँ बाप वो बूढ़े हैं, वो मर जाएंगे। आप हमें ऐसे मत आजमाएं। आप हमें डीजी वापस कर दें। मेरे 10% की उम्मीद को हारने मत दें। वो हथेलियां चेहरे पर टिकाए हौले हौले लरज रही थी। शिफॉन का दुपट्टा सर से सर का गर्दन की पेश तक जाग रहा था। मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास अभी कोई नहीं है सवाए आपके। मेरे पास बजाने बचाने के लिए कोई घंटी नहीं है, खटखटाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, हिलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है। मेरी पहली उम्मीद भी आप और आखिरी भी आप है। अगर आपने मेरी मदद ना की तो कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकता। अगर आप दे दें तो कोई रोक नहीं सकता। आप हमें डीजी की ज़िंदगी वापस लौटा दें। आप डीजी को ठीक कर दें। इसके दिल पर गिरता हर आंसू अंदर ही अंदर दाग लगा रहा था, जलता सुलगता हुआ दाग। इसका दिल हर बार जख्मी होता जा रहा था। अल्लाह ताला, मेरे पास कोई नहीं है जिससे मांग सकूं। आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे कुछ दे सके। मेरे एक दे दुआ मान ले। मेरी जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी, कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। आप हमें डीजी को की जिंदगी वापस लौटा दें। मैं हर वो काम करूंगी जो आपको राजी करे और राजी रखे। मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगी। आप डीजी को ठीक कर दें प्लीज। दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रो रही थी। वो जिंदगी में कभी इतनी अकेली नहीं हुई थी जितनी आई थी। वो कभी इतनी बेबस, इतनी लाचार भी नहीं रही जितनी इस वक्त थी। कितने घंटे गुजरे, कितनी घड़ियां बीती, इसे कुछ याद नहीं था। बस अंधेरा छा रहा था जब इसने जहां को तेज तेज कदमों से चलते अपनी तरफ आते देखा। वो खड़ी भी नहीं हुई, बस बेंच पर बैठी गर्दन उठाई इसे देखती गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसी है वो हुआ क्या है? वो फुली सांसों के दरमियान कहता इसके पास साथ बैठा। वो इतना ही परेशान था जितनी वो बीरी इनवर्ड्रम्स फट गया था। ब्रेन इन फट गया जिसके नतीजे में सर आर्गेटिन हेमरेज। इसे खुद जो समझ आया था बताने लगी। बताकर वो फिर से दोनों हाथों में सर्दी रोने लगी। वो ठीक हो जाएगी, तुम ऐसे मत रहो। तुमने कुछ खाया? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ खिलाता हूँ। फिर वो रुका नहीं, तेजी से उठकर चला गया। जब वो वापस आए तो हाथ में सैंडविच का पैकेट और जूस की बोतल थी। कुछ खा लो। मैं इसने सैंडविच निकाल के सिर्फ है, मुझे नहीं खाया जाएगा। वो नफी में सर हिलाने लगी। इसी पर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, तड़प कर उठी। मैं देखते हुए इसे वहीं रुकने का कहकर भागे गया और बाहर आने वाले सर्जन से तुर्क में बात करने लगा। वो बेकरारी से खड़ी इन दोनों की बातें करते देखती गई। ओके ओके, वो सर हिलाकर बात खत्म करके वापस आया। क्या कह रहे थे डॉक्टर? कैसी है डीजी? वो आराम से है, अभी इसे शिफ्ट कर देंगे, मगर तुम ठीक नहीं हो। इधर बैठो। इसे वापस बेंच पर उठाकर इसने सैंडविच इसकी तरफ बढ़ाया। खाओ, जहाँ वो ठीक है, मेरी दुआ कबूल होगी। इसने निराश अंदाज में सर दीवार से टेक दिया। कुछ खा लो या। इसकी इसरार पर इसने मशहूर आधा सैंडविच खाया। थोड़ा सा जूस पीकर बोतल पर ठहरी। जहाँ मेरी दुआ रद्द नहीं हो। मैंने 3 दुआ की थी, ये कैसे हो सकता है? कोई इतनी दुआ करे वो पूरी ना हो। वो खोए खोए अंदाज में दूर हलाओ में देखते हुए कह रही थी, यार थोड़ा सा और खा लो वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, तुम्हें पता है मैंने कभी इतनी देर से दुआ नहीं की जितनी आज मांगी थी। फिर ये कैसे होता कि पूरी न होती? इसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से इसे देखता गया। अब वो मजीद कुछ नहीं खाएगी, इसे अंदाजा हो चुका था। वो अब सामने दीवार को देखते हुए बहते आंसू के दरमियान कह रही थी, मैं तुम्हें पता है इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार न मान ले। और मैंने आज उम्मीद नहीं हारी थी। हाँ, मगर बाज़ दफ़ा किस्मत हरा देती है करती है। वो बहुत देर से बोला तो वो चूंकि जहाँ से देख रहा था एकदम इसका दिल डूब कर उभरा। जहाँ डीजी की डेथ हो गई है या कॉरिडोर का स्टैंड एकदम टूटा। पीछे कहीं किसी स्ट्रेचर के बैलों की चलने की आवाज़ें आई थी। वो बिना पलक झपके जहाँ को देख रही थी। हाथ में पकड़ी टूटी ऐनक इसकी गिरफ्त से सख्त हो गई थी। पसीने में भीगी है तैली ऐनक की शीशे पर धुंधला छाती चारी थी। ठंड गीली धुंध। मेरी फ्रेंड मुझे डीजी कहती थी, लेकिन मुझे के आप मेरी फ्रेंड नहीं है, इसलिए मुझे डीजी न कहें। शाम की धुंधलाती चादर ने पूरे इस्तांबुल को अपनी लिवरेज में ले रखा था। दोपहर में खूब बारिश हुई थी और आसमान खुला सा बरसता था। लगता था सारी दुनिया बह जाएगी, सब डूब जाएगा। तभी इस तरह पप्पो की लॉन्च में सोफे पर पाँव पर की बैठी थी, घुटनों पर सर रखे जो रोई जा रही थी। एवं ही सामान गुम हो जाएगा। हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना। इसकी आंखों में सामने डीजी का आखिरी चेहरा जैसे सबत हो गया था। वो मंजर यूं ही हर जगह छाता था कि कुछ नजर ही नहीं आता था। जहाँ बेजान चेहरा सारा खून नचड़ गया था। बंद आंखें स्ट्रेचर
तालब हिस्स व हरकत वजूद इस मंजर में मुकीम हो गई थी। एमे बर्फ न पड़े, खुद तो बर्फबारी देख देख कर उतार चुके, हमें तो देखने दे। इसी रात डीजी का भाई पहुंच गया था और 2 दिन तक क्लीयरेंस मिल गई थी। आज दोपहर इसकी मैयत लेकर पाकिस्तान रवाना हो गए थे। तभी से जहां और पापा अपने साथ ले आए थे, वो इस वक्त उसे यूं ही बैठी थी, न खाती थी ना कोई बात करती थी, बस रोई जा रही थी, बस रोए चली जा रही थी। इसका काम बहुत बड़ा था। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम से लड़के रहते हैं। मैंने इन्हें कमरे में जाते देखा था। सारा दिन में अगर इनमें से कोई बात की हुई थी तो ये कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मेरी सीट बुक करवा दें, मैंने इधर नहीं रहना। किचन में फूफा जहाँ खड़े यही बात कर रहे थे। इसकी दबी दबी आवाज़ इस तक पहुंच रही थी मगर वो नहीं सुन रही थी। इसकी दिलचस्पी हर शय से ख़त्म हो गई थी। मगर मैं कैसे जा सकता हूँ इनके साथ? वो अकेले कैसे जा सकती है? इसे कल से बुखार है। हालत देखी है तुमने इसकी। मैं अकेले भेजूँ तो अपने भाई को क्या मुँह दिखाऊंगी? मगर मम्मी, आपको अब्बा का पता है ना, इन्हें इल्म हुआ तो इन्हें ये बताएंगे तुम इकरा तक गए थे। मगर मम्मी, मेरा जाना ज़रूरी तो जहाँ सिकंदर, जो मैंने कहा है वो तुमने सुन लिया। कल सुबह की फ्लाइट से हया के साथ जा रहे हो। इसी तरह घुटनों में सर्दी रो रही थी। इर्द गिर्द क्या हो रहा था इसे नहीं पता। इसका दिल ऐसे बुरी तरह टूटा था कि हर शय से दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। पाक टावर्स एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, इसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है। थोड़ा सा शो मारने में क्या हर्ज है? जब पापा ने आकर ये बताया कि जहाज के साथ जाएगा चाहे जितने दिन भी लगे, तो भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसे फिलहाल जहाज के अंदर से कोई सरोकार न था। वैसे तुम्हारी पप्पा का कोई हैंडसम बेटा बेटा है, तुम्हारी चमक दमक देखकर ही ख्याल आता है। हर चीज़ जैसे स्लो मोशन में हो रही थी। आवाज़ें बंद हो गई थी, सिर्फ हरकत दिखाई दे रही थी। वो अतासर एयरपोर्ट पर छोटे छोटे कदम उठाती चल रही थी। इसके साथ कोई और भी चल रहा था मगर वो उसे नहीं देख रही थी। रहने दो या, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला था। जहाज धीरे धीरे मोह परवास था। खिड़की के पार मर मर कर समंदर पर बादल तैरते दिखाई दे रहे थे, नरम रूही के गालों की तरह। सुरमई बादलों में इनमें इतना पानी लगा था जितनी इसकी आंखों में था। शायद इससे के आंसू ज्यादा थे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने का कम अज कम इम्तिहान नहीं है। भाईचारा तो वही मुबारक हो। इसने खुद को एयरपोर्ट पर अब्बा के सीने से लगते हुए तहाशा रोते हुए महसूस किया। वो इसका सर थपाते हुए कुछ कह रहे थे, कुछ ऐसा कि बस अब वो इनके पास रहेगी। अब वो इसको वापस नहीं भेजेंगे। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। दायमी रवैये होते हैं, सदियों के लिए अपना सब छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद न हार मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रीड हाउस से हार मान ली। वो अम्मा के साथ डीजी के घर में थी। वहाँ हर तरफ ग्राम मचा था। इसकी अम्मी और बहनों का बलक बलक कर रोना, मातम, बहन सिकियों की आवाज़ें चीखें जो जवान मौत थी। और वो ये पूरी दुनिया उधर इकट्ठी हो गई थी। वो किसी को दिलासा न दे सकी, बस एक कोने में बैठी बेआवाज रोती की। अच्छा फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। नमाज जनाजा पिछले रोज ही अदा की जा चुकी थी मगर हम अभी भी पुराना नहीं होता। खदीजे की बहनें इससे इसके बारे में पूछती थी मगर वो किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। सारी बातें खत्म हो गई थी। दुनिया बर्फ का ढेर बन गई थी। मर मर कर समंदर पर तैरती बर्फ का ढेर। क्या जिंदगी इतनी जल्दी खत्म गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजरती है, हमें पता भी नहीं चलता। हमारा वक्त खत्म हो जाता है। तमाम दी एंड। सुर सांबर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। वहां हर सूखा जंगल था। ऊंचे दरख्तों में पत्ते सुनहरी धूप की मिट्टी तक पहुंचने नहीं देते थे। दोपहर के वक्त भी इधर ठंडी मीठी सी छाएं थी। बाहर इसी छाया में इधर उधर भागती हुई बोबल के सफेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में बढ़ रही थी। आशा गुल एक दरख्त के तले बैठी जमीन पर सामने फैले कपड़ों पर रखे सुर्ख से बहुत से सुर्ख जंगली फूलों को धागे में रो रही थी। करीब एक दरख्त का कटा हुआ इतना गहरा पड़ा था। जब बहुत से फूल जमा किए तो आशा के पास आई। आशे सफेद फूलों से भरी टोकरी इस कपड़े पर इस तरफ डलते हुए इसने पुकारा। हूँ इसने जाम कहते हुए हाथ से सफेद फूलों का ढेर नई फूलों से एक तरफ समेट लिया। तो सफेद तुमसे लड़ क्यों रहा था? वो हरी टोकरी रख इसके सामने अलती पलती मार कर यूं बैठी कि अब दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। डर नहीं रहा था। अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बहारे दोनों हाथों पर चेहरा गिराई उलझी उलझी सी बोल रही थी। गर्दन झुकाकर सुई फूलों में डालती माशे ने मुस्कुराकर सर झटका। जब इंसान दूसरों की बात नहीं समझना चाहता तो यूं ही ऊंचे ऊंचे बोलता है। तुम्हें पता है न, इसके पेरेंट्स ने इसकी शादी इसकी पाकिस्तानी कजन से तय कर दी है और वो इससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? इसकी मर्जी नहीं होगी। इसने सुई को फूल की दूसरी तरफ से निकाल कर खींचा। धागा खींचता चला गया। फूलों की लड़ी लंबी होती जा रही थी। शादी मर्जी से होती है ना? हाँ। और अब बहारे के सफेद फूलों को हाथ से इधर उधर टोटते
नहीं थी। फिर जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अब्दुलरहमान से शादी करूंगी। फूलों को समेटता इसका हाथ रोका। इसने हफ की बड़ी निगाह बहारे बढ़ा ली। बुरी बात बहारे, अच्छी लड़कियां यूं हर बात नहीं कर लेती, मगर मैं अब्दुलरहमान को ही कह दिया था। मैं एकदम ठटक कर रुकी। वह यकीन से देखा। क्या कहा था तुमने इसे? यही कि जब मैं बड़ी होंगी तो क्या वो मुझसे शादी करेगा? तो उसने कहा इसने कहा तुम्हें ऐसी बातें किसने सिखाई? फिर वो सांस रोके सुन रही थी। मैंने कहा, आशा गुल ने रवानी से बोलती बहारे, यह तिलक मत की क्या वो सुधर रहेगी? तुमने इससे झूठ बोला। तुमने वादा किया था कि अब तुम झूठ नहीं बोलेगी। खुदाया, वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? इसने तासत से माथे को छुआ। बहारे ने लापरवाही से शाने चलाए, मगर इसे पता चल गया था कि इसने कहा आशागुल अच्छी लड़की है, और मुझे पता है इसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। इसकी बात और आशागुल के तने हुए सब ढीले बढ़ गए। एक बेहद इख्तियार सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बिखर गई। ओहले से सर झटक कर फूल उठाने लगी। मगर तुमने झूठ नहीं छोड़ा ना? वादा अब नहीं बोलूंगी। हर दफा अल्लाह से वादा करती हो, हर दफा तुम एक और मौका दे देता है, मगर फिर भी तोड़ देती हो, वादा तोड़ देती है। इतनी दफा वादा तोड़ोगी तो वो तुम्हारे वादों को एतबार करना छोड़ देगा। आइंदा मैं सच बोलूंगी, आपकी बाहर मजबूत वाला वादा। चलो ठीक है, वो मुस्कुरा दिया। अब तुमने हमेशा सच बोलना, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब इससे खुद अपने सच का भी एतबार नहीं रहता। समंदर सी गोल का गोल फड़फड़ाता हुआ इनके ऊपर से गुजरा। आशा ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो परिंदे यकीनन और वो काटा का चक्कर काट कर अब समंदर की तरफ हम हो परवाज थे। आशा कुल चलना हुए इन परिंदों को पंख की मान उड़ता देख कर बादल गुम हो गए। तो बहारे ने पुकारा, बोला। वो गर्दन झुकाई। अपनी लड़ी में अब सुर्ख फूलों की सफेद फूल रो रही थी। तुम हमेशा सच बोलती हो ना, एक बात बताओगी? बहारे जरा डरते डरते कह रही थी, पूछो। अब्दुलरहमान की बहन किसको कह रही थी कि बोक अड्डे की पुलिस बहुत बुरी है? तो अब्दुलरहमान पाशा को कुछ नहीं कहती कि ये जजीरे का सबसे बड़ा आदमी है। वो रुक रुक कर तहजीब से गुजर रही थी। आशा सांस रोके से दिख रही थी। बहारे खामोश हुई तो इसने हजर की सर कर, नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है। अब्दुलरहमान की बहन को क्या पता हो? तुमने किससे जाकर अब्दुलरहमान के बारे में कोई बात की नहीं की? तुम्हें अपना याद है ना? बहारे ने गर्दन इस पर फैला दी। मुझे याद है। आशा दागा दान से तोड़कर लड़ी के दोनों सिरों को आपस में गिर लगाने लगी। उसके चेहरे पर वाजिया उदासी बिखरी थी। वो शहर पैर में हदीजा के घर से वापस आई। कुछ देर कमरे में लेटी रही। सर दर्द से फटा जा रहा था, बाहर भी हो रहा था, नींद थी क्या ही नहीं रही थी। बंद कमरे में गठन होने लगी तो वो घबरा कर उठी और खिड़कियों के पर्दे दोनों हाथों से हटाए। सामने लॉन में कुर्सियों पर अब्बा अम्मा के साथ आया फरकान साइमा ताई चाय पीते नजर आई। माँ मेज पर इसकी डिग्री लवजात रखे हुए थे। वो लोग बातों में मगन थे। साइमा बहुत सलीके से सर पर दुपट्टा जमाए फातिमा की तरफ देखकर कुछ कह रही थी। फातिमा ताया फरकान के सामने सर पर दुपट्टा ले लेती थी, सो पीछे कचरे तक कचर तक डलक जाता था। इसकी आंखें हया जैसी थी। वो लोग कहते हैं कि 20 साल बाद हया ऐसी होगी, और वो सोचती थी कि पता नहीं 20 साल बाद होगी या नहीं। पेशावर लेकर सादा ट्राउजर तखनों को छूती, सफेद लंबी कमीज पहनी, हमरा दुपट्टा सर पर लिपटे बैठ आई। पहले असर की नमाज पढ़ी कि नमाजें इन 3 दिनों में वो तकरीबन सारी ही पढ़ रही थी। हतीजे के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करके वो उठी और फिर दुपट्टा शानों पर फैलाए बालों को खुला छोड़कर किचन की तरफ आई। फातिमा फ्रिज के से कुछ निकाल रही थी। इसे आता देखा तो फ्रिज का दरवाजा बंद करके मुस्कुराते हुए इसकी तरफ आई। शाने तक आते बालों को केचर में कैद बांधे वो आम खुलिये में भी बहुत जाजिब नजर आ लग रही थी। मेरा बेटा उठ गया। उन्होंने इसे गले से लगाया, फिर माथा छुआ। जी, वो मुस्कुराना चाहती थी मगर आंखें भीग गई। बस सब्र करो, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। सब्र इतना आसान होता तो कोई दूसरे को करने क्यों ना कहता। अम्मा, हर शख्स खुद ही कर लेता, मगर मैं कोशिश करूंगी। गुड, अच्छा, बाहर आ जाओ। ताया ताई मिलने आए हैं मुझसे? हाँ, वो जहाँ से भी। ओ हाँ, किधर है वो? ऐसे याद आया कि वो भी साथ आया था। बस खाना खाकर सो गया था, जाहिर है थका हुआ था। अभी मैंने देखा तो उठ चुका था, कह रहा था बस आ रहा हूँ। वैसे सफीन का बेटा जरा, वो कहते कहते जिसकी जरा डाउट सा है नहीं। वो शुरू में यूं ही रेजिव सा रहता है और बाद में हियाने गहरी सांस ली। बाद में भी ऐसे ही रहता है। इस शुरू और बाद के दरमियान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। वो बाहर आई तो उसे देखकर फाताया फरकान मुस्कुराए और जो करें दोनों से मिली। इतना अरसे बाद मिला हूँ अपनी बेटी से, और वो भी ऐसे मौके पर। तुम्हारी दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह इसकी मगफरत करे। आमीन। और सर के साथ साथ ताज़ियत वसूल करती कुर्सी खींच कर बैठी। हुआ क्या था? ऐसे साइमताई ने ब्रेन हेमरेज चलना भंग में लाल जद खामोशी छा गई। जैसे बरामदे का दरवाजा खुलने की आवाज ने चीरा। वहां से फातिमा बाहर आई और उसकी अक्ल में जहां भी था। इसने स्याह ट्राउजर जिसके दोनों पहलू और सभी से लंबी सफेद दार थी, ऊपर सर के ऊपर आधे बाजुओं वाली सुरमई टी शर्ट
पहन रखी थी, आंखें हमारे आलूदा थे जैसे अभी सोकर उठा हो, चेहरे और सामने के बाल गीले थे। वो शाही पानी की चुपटे मारकर तौलिए से मुंह खुश किए बगैर ही बाहर आ गए थे। सादा देखकर सब इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। लाइन के दहाने पर पहुंचा था। लम्हे भर कर लिए जरा तहजीब सा गाज को देखता, फिर एक निगाह सामने बैठे अफराद की चंद कदम डाले जो जूतों में मुकीम थे। फिर जरा झुक कर घास पर चलता हुआ इंतकाया। या जानती थी क्योंकि उन झुका था। तुर्की में घास पर चलना सख्त मायूब समझा जाते हैं। मौके मिलने पर वो डीजी अपनी तकसीम के लिए घास पर जरूर जूतों से चलकर देखती थी। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखी हमने। इससे मिलकर रस्मी अंदाज में हाल अहवाल पूछकर ताया फरकान ने करी मूछों तले मुस्कुराते हुए कहा थैंक्स। और रस्मन कभी मुस्कुराया नहीं था और इसी सर्द मेहरी में हया कहता है हया मुकाबल कुर्सी खींच कर बैठा हो जहाँ और यहाँ आने पर कतई राजी नहीं था। वो जानती थी सबीन ने गोया कसम खा रखी है कि हमने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखने देगी। इससे ख्याल कैसे आया कि तुम्हें भेजने का। इसके लिए दिए अंदाजे का असर था कि ताया फरकान के मुस्कुराते लहजे के पीछे जरा सी चुप अंदर आई थी। मम्मी को अपनी भतीजी को अकेले भेजना अकवर्ड लग रहा था। समझ आना पड़ा बगैर किसी लगी लिपटी के इसने कह दिया महंगे तेरे मन को है कि अल्फाज तो दूर की बात इसने तो मेरी कजन तक नहीं कहा। गोया रिश्तों की हद वाजी कर दी। सलमान साहब के माथे पर जरा शीशा का नंबरी और साइमा ताई के लबों पर एक मानी हेस मुस्कुराहट ने छू लिया। या बिल्कुल लाताल्लुक सी लाइन की क्यारी में लगे फूलों को देखने लगी और डीजी हमेशा टाक्स पार्क से फूल चुराने की कोशिश करती थी मगर वो केयर टेकर इन पर बड़ी सख्त निगाह रखता था। वो तुम्हारी मम्मी कब आएंगी? सलमान साहब ने चाय का कौन भरते हुए पूछा। मम्मी की भतीजी और तुम्हारी मम्मी इनके घर के मर्द आज बहुत तौल तौल कर अल्फाज अदा कर रहे थे। कच्चा कह न कर सके। इस निशाने कुछ कह नहीं सकता। इस निशाने उछलाई जहाँ जूस लोगे ये चाय फिर या फिर काफी। फातिमा ने चाय की खाली ट्रे कप रखते हुए इसको मुखातिब किया। वो मर्दों की निस्बत उसको अपना दामाद वाला प्रोटोकॉल दे रही थी। बस एप्पल टी बहुत है इसने रवानी में कह दिया मगर फातिमा की आंखों में उभरती न समझी देखकर लम्हे भर को माथे बहसती हुई फिर फौरन में बस चाय। फातिमा ने मुस्कुरा कर सर हिलाया और ट्रे उठाए अंदर की तरफ बढ़ गई। तो बेटा आपकी स्टडी कंप्लीट होगी? साइमा ताई वह बहुत मीठे लहजे में बोझ रही थी। वो हर किसी के लिए इतनी मीठी नहीं होती। कुछ था जो इसे चुनका था। जी आप तो काफी अरसा हो गया है। फिर क्या कर रहे हो? मेरा इस्तकाला स्ट्रेट पर एक रेस्टोरेंट है वही देखता हूँ। जो जो आप साइमा ताई जरा हैरान हुई। अलबत्ता ताया फुरकान मुताबिक से सर हिलाते हुए अपने तासर छुपा लिए। वो जानती थी कि वो लोग इस्तकाला स्ट्रेट की कीमतें जमीन की उम्मीद को नहीं समझते थे इसलिए मुतासर नहीं हो गो कि वो अपनी दांतल ही तोड़ना नहीं चाहती थी। फिर भी डेरे से बोली इस्तकाला स्ट्रेट या पर एक रेस्टोरेंट का मतलब लाहौर की एम आलम रोड पर दो रेस्टोरेंट। वो कहकर क्यारियों को देखने लगी। ओ अच्छा गुड। इनके तासरात फौरी ही बदल गए। वालिद साहब की तबीयत कैसी है? जी ठीक है। वो मुतसर जवाब दे रहा था तभी फातिमा इसके लिए चाय का मग ट्रे में लेकर चली आई। कुछ लो ना बेटा। तुमने कुछ नहीं लिया? जी मैं ले लेता हूँ। इसने मग उठाया मगर दूसरी किसी शे को छुआ तक नहीं था। या फरकान और साइमा ताई दूर के बाद छोटी मोटी बातें करके जल्दी ही उठकर चले गए। अलबत्ता जाते वक्त वो जहाँ के लिए दिए जाने वाले आज रात के डिनर पर सबका मधु करके गए थे। तुम्हारी छुट्टी कब तक है? फिर इनके जाने के बाद सलमान साहब जहाँ से पूछने गए बस यही 4 दिन। फिर तुम अपनी फ्लाइट बुक करवाना तो हया की मत करवाना। वो वापस नहीं जाएगी। हया ने चुन कर अब्बा को तो ओके जहाँ ने एक सरसरी नजर इस पर डालते हुए शाने उछला दिए। मगर अब्बा हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एकदम बहुत परेशान होगी। मैं तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट बना दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र मत करो। अब मेरा मजीद हौसला नहीं है तुम्हें बाहर भेजने का। इस बच्ची का जनाजा भीगता भुगता है मैंने। इतना दूर अकेली बच्चियां भेजना कहाँ की कलबंदी है। कल को कुछ हुआ तो अब्बा इसने ब्रेन में अंदर बहुत पहले से हया में जो कह रहा है तुमने सुन लिया। इनका अंदाजा इतना दौड़ पाया को सख्त था कि इसने सर झुका लिया। जी अब्बा। जहाँ लाता रुख सा बैठा चाय का घूंट पी रहा था। ताया फुरकान फौज की बत्तियां रात की तारीकी में जगमगा रही थी और जहाँ फातिमा के हमरा चलते हुए बरामदे के दरवाजे तक आए। सलमान साहब का कोई ऑप्शनल डिनर था सो इन्होंने मातूल कर ली थी। दरवाजे के करीब जहाँ रुको जो कर वो तस्वीर खोलने लगा। फातिमा ने रुको और अजनबी से देखा। पाकिस्तान में जूते पहनकर घर में दाखिल होते हैं। वो इतनी कबीदा खातर बेजार थी कि जहाँ का मुखातब होने का दिल नहीं चाह रहा था फिर भी कह उठी और सॉरी वजारा चौंका। फिर जल्दी से तस्वीर की गिरह लगाकर सीधा हुआ कि वो पहली बाज़ाब्ता गुफ्तगू थी जो पाकिस्तान आकर इन दोनों के दरमियान हुई थी। तुर्की में जूते घर से बाहर उतारते ही इसलिए रुका था। इसने उलझी सी खड़ी फातिमा के करीब सरगोशी कर वजह बताई। आगे बढ़ गई। डाइनिंग हॉल में बहुत पुरतकल्लुफ़ खाना सजा था। साइमा ताई ने खूब इंतजाम कर रखा था। जहाँ बहुत मुत्तसिर गुफ्तगू कर रहा था। कोई कुछ पूछता तो जवाब देता और फिर खामोशी से खाना खाने लग जाता। इरम सोनिया भाभी और दावर भाई ने इस तरफ बैठी थी। फर्क की काल थी वो अस्पताल में है। इरम हया से जरा रखाई से मिली थी।
इसका खिंचा खिंचा खामोश अंदाजा हिया को सारी वजह समझा के दे। इस रात वो यकीनन पकड़ी की थी, मगर हिया ने इसे नहीं बताया बचाया था। सो ताया के सामने इसका पोल खुल गया था, इसलिए वो हिया को इन सब के जिम्मेदार समझती थी, मगर इसने ऐसा देख लिया। वो डीजी का सदमा इतना गहरा लिया हुई थी कि अब इसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दावर भाई ताया फरकान जहाँ से तुर्की के मुतालिक वो छोटी छोटी बातें यूं ही बरस बिन तस्करा कर रहे थे, और दो नपले तेरे जवाब दे रहा था। कभी तुर्की आई तो हम तो तुम्हारी तरफ जरूर आएंगे। दावर भाई ने सोनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। सोनी मुस्कुराई। ताई ने फौरन दावर भाई को देखा। मगर तुम्हारा मतलब मेरा मतलब है हम सब। दावर भाई ने जल्दी से देखी कि सोनिया ने सर झटका दिया था। शोर जहां शाने छा दी, जैसे आपकी आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। आ गए तो क्या इरादा है तुम्हारा? खाना दरमियान में नजर आए फुरकान ने बहुत सरसरी अंदाज में कहते हुए गोया पहला पता फेंका। हया ने जरा चूं कर इन्हें देखा, और फिर फातिमा को जो हया की तरह चूंकी थी। जो बात वो दो माह में खुद इतने अरसे में इसके माँ बाप सबीन फुफो या जहान से नहीं पूछ सके थे, वो ताया फुरकान ने बड़े आराम से पूछ ली थी। कुछ सरमाया जमा हुआ था। जोहरा माल में एक रेस्टोरेंट खोल लूंगा। चम्मच और कांटे से चावल प्लेट में उठाते हुए इसने जवाब दिया। तुम और दावर से साल भर ही छोटे होना। इसने सावधान बताई। दावर मियाँ तो अब मजीद एस्टेब्लिश होने के हक में बिल्कुल नहीं है, और साहबजादे का ये ख्याल है कि इस उम्र में फैमिली शुरू कर देनी चाहिए। साहब ने इनकी शादी कर दी, तुम्हारा क्या ख्याल है? ताया फरकान चावलों की प्लेट में रायता डालते हुए पूछ रहे थे। हिया के हल्के में नवाले फंसने लगे। इसने सर मजीद झुका दिया। जहां ने जरा सा कंधे लाई। दावर के पास इसके वालिद का एस्टेब्लिश बिजनेस था, सो वो इस पॉइंट पर शादी अफोर्ड कर सकता था। इसने सलाद की प्लेट से खीरे का एक टुकड़ा अपनी प्लेट में रखते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। काम तो है, तुम्हारा भी एस्टेब्लिश हो गया है। मेरे ऊपर अभी काफी कर्ज है, वो जरा हल्का हो जाए तो कुछ कर सकूंगा। यहाँ ने गर्दन मजीद झुका ली। क्या था अगर वो अपनी लैंड लेडी के कर्ज का जिक्र न करता? कुछ शर्म तो रहने देता। ये भी ठीक है, इंसान इस वक्त ही शादी करे जब वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। जिम्मेदारी निभाना भी मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर वालदेन साथ दें तो ये मुश्किल आसान हो सकती है, मगर यहाँ पाकिस्तान में तो अब अक्सर शादियों पर वालदेन नाखुश होते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे इनकी पसंद को अहमियत नहीं देते, वो अपनी मर्जी करते हैं। इनके तय करदा रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो मेरा बच्चा है कि जो माँ बाप ने कहा इस पर राजी हो गया, वरना तो इन्होंने माशरे पर एक तबसरा शुरू करते हो तासब से सर झटका। सोनिया भाभी ने बेचैनी से पहलू बदला। फातिमा की पेशानी पर नागवारी सी शक्ल उभर आई थी, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। ताया बड़े थे, इनके सामने कोई नहीं बोल सकता था। वेल, ये डिपेंडेड करता है। जहाँ ने गोल्ड ड्रिंक के गिलास से छोटा सा गोंद लेते हुए कहा। मेरे ख्याल है माँ बाप अगर अपनी मर्जी मसलत ना करें तो चीजें ठीक ही रहती हैं। साइमा ताई की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। फातिमा के चेहरे पर एक तारीख सा साहिल लहरा, और हया की गर्दन मजीद जोगी थी। बड़े पंडाल में गोया इसकी बेइज्जती कर दी थी। ये भी ठीक है, ताया फुरकान ने सर हिला बताएगी। तुम्हारी वापसी कब है? जवाब मिल गया था, सब बात बदल देगी। सोमवार की सुबह की फ्लाइट है। या तो नहीं जा रही ना? वैसे मेरा भाई मेरे तरफ बुज़दिल नहीं है, बल्कि काफी बहादुर है। मेरी बेटी ने भी आकर इसी स्कॉलरशिप का कहा था, मगर मैंने इसकी माँ से कहा कि समझाओ। अकेली लड़की जब दूसरे मुल्क यूं तो तनहा जाती है तो पूरा खानदान उंगलियां उठाता है। भाई बच्ची जितनी एहतियात करे, लोग तो बातें बनाते हैं कि एजुकेशन में पता नहीं कैसी रहती है, वहाँ अकेले बाहर आना जाना होगा, किससे मिलती है किससे नहीं, फिर कोई ऊंच नीच तो माँ बाप तो होगे बदनाम है। वैसी तुर्की तो अच्छा मुसलमान मुल्क है, तुम्हारी फैमिली साथ ही तो हमें अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्री रहती थी। इन्होंने कहते हुए मुस्कुरा कर हया को देखा, जो खामोशी से प्लेट में दे रहे चावल कांटे से इधर उधर कर रही थी। वो खा नहीं रही थी, किसी ने महसूस नहीं किया। क्या तुमने शादी के कपड़े बनवा लिए? साइमा ताई ने गुफ्तगू कर इसी तरह बढ़ा। इसके जरा सी नफी में सर गर्दन हिलाई। अभी देखूंगी, ये सेलम नहीं था कि अम्मा ने कपड़े बनवाए थे या नहीं। चलो तुम रेडीमेड भी ले सकती हो, आसानी हो जाएगी। सारा मसला मेरी इरम का होते है। दुपट्टा शिफॉन का ना हो तो पतला दुपट्टा सर पर ही नहीं टिकता। आस्तीनें बारीक हों और फिर जो जोड़ा जोड़ा अच्छा लगता है, इसकी आस्तीनें ही गायब होती हैं। तुम्हारी तो है, तुम सब ही कुछ पहन लेती हो। सारी मुसीबतें मेरी आई रहती है, बार बार दर्जी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बात खत्म करके इन्होंने एक नजर जहां पर डाली और टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। बस कर दे ए बेटा, बोलो खाना ठीक लगा तुम्हें? जी मामी, खाना तो बहुत अच्छा था, बस जरा मिर्ची ज्यादा थी। वो पहली दफा कदर मुस्कुरा कर बोला। जहाँ ताई की मुस्कान फीकी हुई, वहां सोनिया भाभी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका लिया।
रात देर तक जागने के बाद वो सुबह देर तक चर्च सोती रही। आंखें खुली तो भी मोबाइल की आवाज पर उसने मल्ली में देर से आंखें खोली और साइड टेबल पर रखा अपना पाकिस्तानी मोबाइल उठाकर तक वहाँ प्राइवेट नंबर कॉलिंग चलता बजता दिखाई दे रहा। ये फिर पीछे पड़ गया। उसे पता था कि जब तक उठाए कि नहीं वो कॉल करते रहेगा। हेलो, इसने खोने के बाद उठते हुए फोन कहा से आया। वेलकम बैक, कैसी हैं आप? वैसे धीमा खूबसूरत कैमरा ले जाए, इसकी पेशानी पर बल पड़ गई। क्यों फोन किया है आपने? आपकी दोस्त का सुना तो बहुत अफसोस हुआ। आइंदा आपको कोई कभी अफसोस हो या खुशी, मुझे फोन मत कीजिएगा। आप इतने बदगुमान क्यों रहती हैं? आप अगले बंदे की बुरी बात क्यों नहीं सुनती? मुझे कहने दे दे जो मुझे कहना है। इसे जैसे गुस्सा आया था। देखिए, मैं जानती हूँ आप कौन है, मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसकी बेटी हो, ये भी कि आपका मेरे खानदान से क्या विषय है, मगर जो भी है मुझे इसका मुझसे कोई वास्ता नहीं। आप आइंदा फोन करेंगे भी तो मैं नहीं उठाऊंगी। खुदाफिज। ने जोर से बटन दबाकर फोन बंद किया तो कि वो चला दिया। पता नहीं कौन कौन सा गुनाह है इसका जो वो शख्स इसके पीछे पड़ गया और अपने सामने साथ बहुत से मिसाइल इसके पीछे लगा दी। शाम में फातिमा के बेसरार पर भी नाराज होने की धमकी के बाद हिया का मदर नारिकली फ्राक पहने पर राजी हुई जो रंग के फर्क के था। तमाम लड़कियों ने मेहंदी के लिए बनवाए थे। सकतन तैयार होने को दिल नहीं था, मगर फातिमा ने इसकी एक नहीं सुनी। जो हो चुका है इसे हम बदल नहीं सकते। फिर लोगों को खुतबा मुसहर करने का मौका क्यों दे रहे? फश हो जाओ, वरना तुम्हारी ताई को कोई न कोई किस्सा बना देगी। लंबा अनारकली फ्राक गहरे सब रंग का था, उस पर दबे का सिल्वर काम। साथ में सोनिया भाभी ने इसको अपना सब्ज व सिल्वर परांदा बांध दिया था कि सब लड़कियां परांदा पहन रही थी। सिल्वर टिक कभी सोनिया ने ही इसे बिछाने पर सजाया, मगर किसी भी किस्म के श्रृंगार के लिए वो कतई राजी न थी। अच्छा, काजल तो डाल दो। सोनिया इसके साथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। इसे काजल थमाते जा रही थी, मगर इसने चेहरा पीछे कर लिया। वो इस वक्त आया फुरकान के घर में थी। सीढ़ियों के नीचे लॉन्च में हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल थी। महबूब सहरिश की छोटी बहन सना कैमरे लिए इधर उधर भाग रही थी। इसका फ्रॉक सुर्ख कलर का था। सोनिया भी बड़ी का था, वह हल्का गुलाबी नहीं रहने दे। भाभी इसने बिजली से चेहरे पीछे हटाया। चांदनी की गोल टिके गई दुलाई चेहरे को सजा दिया। सोनिया तासर से सर झटक गई, गोया इस पर मातम करती सीढ़ी उतर गई। इसने एक निगाह ने दीवार अवैज आईने में अपनी कमरदार सब्ज दुपट्टा कंधे पर डाले। वो दूसरा पहलू बाएं दरवाजे से आगे को निकाले। वो पलट कर सीढ़ी उतरने लगी, तभी इसने जहाँ को देखा वह सबसे नाताल्लुक से अपने मोबाइल पे कुछ पढ़ता सामने से चला आ रहा था। फातिमा ने इसके लिए 2-3 कुर्ते ले आई थी और इस वक्त इसने इनमें से एक सादा स्याह वाला कुर्ता जेब तान किए रखता है, जिसके गले पर सुनहरे धागे से काम था। आस्तीन नहीं खोलने तक मोड़े वो कोई मैसेज लिख रहा था। सज घर बारीक हीर से जीने उतरने लगी। टाकस वाला वाकई से नहीं बुरा था। बाहरी सिरे पर थी। जब जहाँ ने सर उठाए, लम्हे के लिए रोक कर इसे देखा, फिर इसकी तरफ आया है। बाहरी जीने पर एक हाथ रिंग पर रखे ठहरी सी। मैंने अपनी सोमवार की फ्लाइट बुक करवाई है। तुम्हारी बुक तो नहीं करवानी ना? तुम वापस नहीं जा रही, राइट? लातर किसी अंदाज में महज बाद काम की बात पूछ रहा था। इसने गले में आंसू का गोला अटकने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जा रही। अब एक दफा फैसला कर लें तो फिर वो इसे नहीं बदलते। बाहरी जीने उतर कर इससे चंद कदम के फासले खड़ी थी। ओके, शादी पलटे ही लगा था कि सना इनके इस पल कमरा लिए इनके सामने आई। एक मिनट जहाँ भाई यहीं खड़े रहे, मैं आप दोनों की पिक्चर्स ले लूँ, खुश दिली से कहते हुए इसने कैमरा अपने चेहरे के सामने किया। जहाँ ने जरा चुम कर साथ खड़ी हया को देखा और फिर कदर नागवारी से चंद कदम आगे आया। सना जो फोकस कर रही थी, इसने जरा हैरान होकर कैमरा चेहरे से नीचे के किस की पिक्चर बनाने से पहले इससे पूछ लेना चाहिए। लब बीजे जरा तशी से कहकर आगे बढ़ गया। सना का रंग मायने फर्क बढ़ गया। इसका कैमरा वाला हाथ ढीला होकर पहलू में आ गिरा। इसने पलट कर राहदारी की समझ देखा जहाँ वो जाता दिखाई दे रहा है। फिर दबी दबी गुस्से से सर झटका। मेरी तौबा, जो कभी इनकी तस्वीर बनाई है, इनसे बात भी करूँ? हॉफी से बड़बड़ाते हुए आगे चली आई। हया ने उंगलियों की नोक से आंखों का गीला गोशा साफ किया और सर को हिफज में जवेशन देकर आगे बढ़ गई। इसके पास रोने के लिए कोई बहुत से गम थे। मेहंदी का फंक्शन जाहिद चाचा की लाइन में ही मुंतकिल था। लाइन काफी खुला और वसी था। सो नातों से सिर्फ ऊपर की छत बनाई गई थी, बाकी तरह खुली रखेगी, जहाँ हर सौ दीवार पर लड़ियों की सूरत पत्तियां जब आ रही थी। स्टेज पर रखे लकड़ी के झूले को गेंदे के फूलों से रास्ता किए गए था। मेवश इस पर किसी मलका की शान से बैठी थी। इसका अनारकली फ्राक बाकी लड़कियों के वरक्स दूर निगाह था। सब्ज और जर्द इन्हीं दो रंगों का परांदा आगे कंधे पर डाले, दुपट्टा सर पर टिकाए, मुस्कुरा कर बहुत इत्मीनान तरीके से सबसे बातें कर रही थी। इसके दिमाग में गुरूर की झलक भी थी। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर खूब सारा पैसा अपनी तराश खराश में लौटाने के बाद अब बेहद
पर कोशिश लग रही थी। गली में बैठा इसका मामूजाद अफान आम सी शक्ल का कैनेडियन नेशनल था, मगर सुनने में आया था कि वो ताज़ा ताज़ा बेहद अमीर हुआ है। अभी ये कहानी हिया ने पूरी सुनी नहीं थी। वो बिल्कुल कोने में रखी मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठी थी। वहाँ जगह जगह ऐसे ही मेजों के गिर्द से कुर्सियों के फूल बने हुए थे। कोई और वक्त होता तो वो भी अपने सब सुराग में इधर उधर खुशबाश फिर रही थी, मगर आज वो अंदर से इतनी बेजार और उदास थी कि वहाँ बैठी सबको खाली खाली निगाहों से देखने लगी। हर तरफ लड़कियां लड़के आ जा रहे थे। सना अपना कैमरा माथे पर झूलता टीका संभालती इधर उधर उठती तस्वीरें खींच फिर रही थी। स्टेज पर साइमा ताई झुक कर मेविश को को मेहंदी लगाकर मिठाई खिला रही थी। इरम भी वहीं थी। इसने अनारकली फ्रॉक हल्का सा फरोजी था और कभी दुपट्टा गर्दन में डाल लेती तो कभी सर पर ले लेती। के खवातीन व मर्दों का एक ही जगह इंतजाम था और ताया फरकान भी आसपास ही थे। चाचा रोशन ख्याल थे तो मेविश के मामू का खानदान भी आजाद ख्याल था। सो मेहंदी का फंक्शन मुश्तरक रखा गया। अलबत्ता इनके खानदान के लड़के और मर्द जरा लग थलग चंद मेजों पर जमा थे ताकि ब्राई नाम ही से मगर पार्टीशन हो जाए। ताया फरकान और सलमान सभी वहीं थे। उसी तरह बैठी बरामदा के डाले गए दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी। इतने सरसर सी निगाह में गिर दरवेश का ताइला लेकर जहाँ को ढूंढना चाहा और वो इसे नजर आ भी गया। दूर मर्दों की तरफ ताया फरकान और सलमान के साथ थी। टांग पर टांग जमाए हुए अस्तीन आदत तनफिन तक मोड़े व खासा लातलक सा बैठा था। यकीन वो जी भरकर बोर हो रहा था। वो दहलीज से सर झटक कर वापस स्टेज को देखने लगी जहाँ फातिमा मेविश को मिठाई खिला रही थी। ताया ही इनकी जुड़वा बहनें सेरेश बैठी मुस्कुराकर कैमरे को देखती तस्वीरें बना रही थी। इनका अनारकली फ्रॉक बस्ती रंग का पिस्ता रंग का था। दोनों बहनों की शक्ल व सूरत में सब मुख्तलिफ था, मगर बदले बदले ये मगरूर अंदाज यकसा थे। सना जो छोटी थी या फितरन मुख्तलिफ थी तो इसने ये असर कबूल नहीं किया। या इधर बैठी हो इरम अपनी रोजी का मदर दुपट्टे सर बट्टे का एक से जमाते हुए इसके साथ कुर्सी भाग बैठी। कल की निस्बत इसका रवैया कदरे दोस्ताना था। हाँ तुम सुना था कि वो भी जवाब नरमी से बोली। हाँ बस थोड़ी बहुत। अच्छा वो लहजा जरा सुरसरी बनाकर बोली। फोन फारग होगा तुम्हारा? मुझे जरा फिजा को कॉल कर लेनी थी, कुछ नोट से कहना था। मेरा फोन खराब है आजकल। हया ने गहरी सांस अंदर को खींच कर खारिज की तो इरम से इसका फोन भी ले लिया गया है। हाँ फोन तो फारग है, जब चाहे लो, मगर क्रेडिट खत्म है। जब से आई हूँ डलवाया ही नहीं है। दोपहर से जफर को ढूंढ रही हूँ तो वह मिले तो इसको भेजकर कार्ड मंगवाऊँ। इसने ताया फरकान के कल वक्ती केक का नाम लिया, कुक का नाम लिखा। ये सच नहीं था और क्रेडिट इसने से वही डलवाया था, मगर वो इरम को फोन नहीं देना चाहती थी। अच्छा। इरम के चेहरे पर वाजिया मायूसी फैली थी। अम्मा को मुबारक होगा, ले लो। उठने लगी तो इसके तवक्को के एन मुताबिक इरम ने जल्दी से इसका हाथ पकड़कर रोक दिया। कह दो ना, मैं बाद में अब्बा से ले लूंगी। मेरा फोन जरा रिपेयरिंग के लिए ना गया हो तो है। तुम सुनाओ, तुर्की में सब ठीक था? वो बात करो पलट गई थी। बस वो यहाँ की तो अब दुनिया ही बदल गई है। मगर से छोड़ो, ये बताओ मेविश का शहरिश के अंदाज इतने बदले बदले क्यों नहीं? इसने बरामदे को हाथ से पीछे कमर पर डालते हुए हैरत का अंदाजा कर ही दिया। हर दोनों कजिन थी और कभी बहुत अच्छी दोस्तें भी थी हुआ करती थी। दिमाग खराब हो गया है इन दोनों का, इरम सरगोशी में कहते हुए जरा करीब गुस्साई। ये जो अफान साहब है ना, जिनको मैं अपना ड्राइवर भी ना रखूं, इन्होंने घंटा में किसी रियलिटी शो में से लेकर $1.5 मिलियन जीते हैं और इन सब की जोन ही बदल गई है। सुने हैं दोनों हनीमून पर यूरोप की टूर पर जा रहे हैं। इरम के लहजे में न खसत न रश्क, बस वक्ताई हुई लग रही थी। तभी मैं कहूँ, इसने स्त्रिया सर झटका। इरम कुछ देर मजीद बैठी फिर उठकर चली गई। या को किसी से स्टेज की तरफ बुलाया भी तो वो नहीं गई और इसरार भी किसी ने नहीं किए। इसके सदमे से सब वाकिफ थे, मगर इसकी दोस्त के गम में किसी ने अपना काम नहीं छोड़ा था और वो किसी से ऐसी धोखा कर भी नहीं रही थी। फिर भी दिल पर एक वॉइस आता, कितनी बेहिस थी ये दुनिया, कैसे लम्हों में लोग खत्म हो जाते हैं और यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। सब काम जारी व सारी थे और एकदम से बिजली गायब होगी, सारी बत्तियां गुल हो गई, हर तरफ अंधेरा और स्टान की सिर्फ कैमरेमैन के कैमरे की फ्लैश लाइट्स की रोशनी जगी। फिर मायूसी, गुस्सा भरी मुखलिसी आवाज़ें बुलंद हुई। मोबाइल की टॉर्च ऑन हुई। किसी ने भागकर बरामदे की यूपीएस की ट्यूबलाइट जलाई तो मोहतम सफ़ेद रोशनी बरामदे में फैल गई। रज़ा, फराह, दावर वगैरह को इन सब की माँ ने वादें दे दी। जनरेटर ऑटोमेटिक था, फिर क्यों नहीं चला? कोई तो जनरेटर चलाए। हर तरफ उकताहट बड़ी आवाज़ें सुनाई देने लगी। लड़के भाग कर बरामदे में आए और फराह ने जल्दी से आगे बढ़कर जनरेटर चलाने की कोशिश की, मगर इसका इंजन मुर्दा पड़ा था। अच्छे बल्ले फंक्शन में बदमज़गी सी हो गई। हर तरफ बेचैनी
اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر میز پر ایک ٹمٹماتا موبائل کی ٹارچ چمکا رہی تھی۔ پتہ نہیں ابا نہیں چل رہا۔ وہ بتاور بھائی نے بھی 2-4 دفعہ کوشش کی مگر بے سدا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مایوسی سے کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ابا اور تایا فرقان بھی برآمدے کے ستونوں کے پان کھڑے ہو گئے تھے۔ یا کی ٹیبل چونکہ برآمدے سے بہت قریب تھی اس لیے وہ گردن موڑ کر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جاؤ میکینک کو بلا کر لاؤ یا دوسرے جنریٹر کا بندوبست کرو جلدی۔ تایا فرقان برہمی سے ڈانٹتے ہوئے اپنے بیٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر۔ ہر طرف ایک شرمندگی اور بیزاری پھیل گئی تھی۔ وہ کھیلی میز پر ٹکائی تھوڑی ہتھیلی پر رکھے گردن ترچھی کر کے برآمدے کو دیکھتی کہ جہاں مدھم سی روشنی میں رکھا جنریٹر دکھائی دے رہا تھا۔ قریب ہی تایا فرقان سلمان صاحب کھڑے قدرے مسافت سے آپس میں کچھ کہہ رہے تھے۔ وقتاً وہ ذرا چونکی اس نے جہاں کو برآمدے کے زینے چڑھتے دیکھا۔ تایا فرقان ابا نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ آپس میں مصروف تھے۔ وہ خاموشی سے سینے مزید پیچھے موڑتے ہوئے آگے بڑھو۔ جنریٹر کے سامنے ایک بنچ اور ایک گھنٹے کے بل بیٹھا نچلا لب دانتوں سے دبائے وہ اب گردن کو جھکائے جائزہ دینے لگا۔ پھر سر اٹھایا متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ قریب سے افراتفری کے عالم میں ثنا اندر جاتی دکھائی دی۔ اس نے ثنا کو آواز دی، اٹھ اٹک کر رکی۔ اس نے کچھ کہا تو ثنا نے ذرا عجب سے سر ہلایا، اس باب میں سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو چھری پیچکس اور ایسی چند چیزیں اس کے ہاتھ میں تھی جہاں کے ساتھ وہ سب رکھ کر پھر خود بھی وہاں کھڑی ہو گئی۔ وہ جنریٹر کو تار تار کر رہا تھا تبھی تایا فرقان نے نگاہ ذرے سے بکری تو چونکہ وہ بغیر اپنے کرتے کی پرواہ کیے زمین پر بیٹھا جنریٹر میں ہاتھ ڈال کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ تایا فرقان کے تعاقب میں سلمان صاحب نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ تایا فرقان کے تعاقب میں سلمان صاحب نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ چونکہ ہر سو اندھیرا تھا اور روشنی صرف برآمدے میں تھی، سو برآمدے کا منظر سارے منزل پر چھانے لگا۔ لڑکیاں اور رشتے دار خواتینیں مڑ مڑ کر اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماحول پر چھائی بے چینی ذرا کم ہوئی۔ اس نے کوڈ واپس ڈالا، اس کے ہاتھوں میں کالگ لگ گئی تھی۔ پھر اس نے جنریٹر کا لیول کھینچا اور پیچھے کھاٹا تو ساتھ ہی ایک جھمکے سے ساری بتیاں روشن ہو گئی۔ اتنی تیز روشنی کی حیا کی آنکھیں لمحے بھر کو جند لائی۔ اس نے بے اختیار انہیں بیچ کا ڈیر سے کھولا۔ ثنا خوشی اور تشکر سے کچھ کہتے ہوئے چیزیں اٹھا رہی تھی اور ہاتھ جھاڑتی اٹھ رہا تھا۔ ثنا نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا تو وہ سنجیدگی سے سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ ثنا بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سلمان صاحب جو قدرے دم بخود سے دیکھ رہے تھے ذرا سنبھل کر واپس مڑے۔ وہ متاثر ہوئے تھے اور اس تاثر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حیا مسکراہٹ دبائے واپس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جس شخص نے اندھیروں میں روشنی بکھیری اس سے سب ہی متاثر تھے۔ البتہ وہ جانتی تھی کہ ابا نے کبھی یہ توقع نہیں کی ہوگی کہ جہاں یوں زمین پر بیٹھ کر جنریٹر کھولنے لگ جائے گا۔ اس کے دل میں ایک بے پاس سا فخر جاگا۔ اس کی اور یقیناً ثنا کی بھی خود ساختہ سی حقیقت اب کہیں نہیں تھی۔ بیٹوں کے لیے ریفریشمنٹ تھی اور اس کے جانے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ جب مہمان چلے گئے اور صرف وہی اپنے گھر کے لوگ رہ گئے تو لائن میں خواتین کا کھانا لگا دیا گیا جبکہ مردوں کا انتظام اندر تھا۔ مرد حضرات اور لڑکے وغیرہ اٹھ کر اندر چلے گئے تھے۔ لائن خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ وہ پانچوں کزنیں اب اسٹیج پہ جھولے اور ساتھ رکھی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ مہوش تھوڑی دیر بیٹھی رہی اور پھر اب آرام کرنے یہ کہہ کر نزاکت سے اپنا فراق سنبھال کر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جہاں بھائی تو بڑے کمال کے ہیں۔ ثنا اپنی ہیلز اتار کر دیکھتے پیروں کو ہاتھ سے سلا رہی تھی۔ میں نے تو ان سے کہہ بھی دیا تھا جہاں بھائی میں نے آپ کو پاس کر دیا ہے۔ پہلے تو حیران ہوئے پھر ہنس پڑے۔ سچ ہے آپ ہی آپ کے فیانسی ہیں بڑے اسمارٹ۔ اچھا وہ پھیکا سا مسکرا دیے۔ ان فیانسی صاحب کو تو شاید خود بھی اپنی منگنی کا علم نہیں۔ سلوک دیکھا ان کا حیا کے ساتھ۔ ارم جو قدرے بیزار بیٹھی تھی تک کر بولی، وہ فرق بھائی میکینک کو لا ہی رہے تھے تو کیا ضرورت تھی بڑے مجمع میں الیکٹریشین بننے کی؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں ترکی سے یہی سیکھ کر آئے ہیں۔ ثنا کے تلووں پر تو لگی سر پر بجی۔ ارم آپ ہی آپ بات سنیں۔ سمیع بھائی کو الیکٹریشین لانے میں پونا گھنٹہ تو لگ ہی جانا تھا جبکہ جہاں بھائی نے 6-7 منٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اور MHK کی بات ہے لوگ تو امپریس ہی ہوئے ہوں گے۔ ہاں بہت امپریس ہوئے ہوں گے۔ ہمارا ترکش کزن باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ میکینک بھی ہے۔ ارم بڑے مسخر استحضاء انت میں ہنس کر اٹھ گئی۔ ثنا نے غصے بھری نگاہوں سے اسے جھانکا۔ ارم آپ بھی نا ہر وقت مچھیں ہی چبائی رہتی ہیں۔ اچھا جانے دو انہیں اس کی تو عادت ہے۔ تم مجھے آج کلکس دکھاؤ اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ اس نے کہا تو ثنا نے سر ہلاتی اٹھ کھڑی اور دونوں ساتھ ساتھ چلتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں سارے مرد حضرات بیٹھے تھے۔ جہاں بھی ادھر ہی تھا ایک سنگل صفحے پہ بیٹھا وہ غور غور سے داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا اور وہ جو اپنے مخصوص انداز میں باوض بلند کر رہے تھے۔ وہ دونوں تیز تیز جلدی لاؤنج کے سر پر بنے دروازے تک وہاں پہنچی۔ باہر کھڑی رہ گئی جبکہ ثنا نے ڈیرے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ مہوش کا کمرہ تھا جس کے اندر ثنا
का कैमरा रखा था। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में बेड पर लेटी आंखों पर बाजू रखे महविश नजर आ रही थी। सना तभी पकड़ की और ड्रेसिंग टेबल से कैमरा उठाया। 8 बार महविश ने बाजू उठाया। क्या है सना? सोनी तो मुझे तंग न कर बोली। सॉरी, अभी बस जा रही हूँ। सना कैमरा उठाकर जल्दी से बाहर आई और दरवाजा बंद किया। एक तो महविश आप ही भी ना जरा हफ्ती से कहती इसके साथ किचन की तरफ बढ़ गई। एक दफा फिर लाउंज से गुजर कर वो दोनों किचन में आई थी। वो हया जानती थी कि वो बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इसके बहुत से कजन की निगाहों का जाविया मोड़कर भी इसे देखना जरूर था। अलबत्ता वो जिसके देखने से फर्क पड़ता था वैसे ही डाबर भाई की जाना मुतवजा था। वो दोनों किचन में काउंटर टैग लगाई खड़ी सना के हाथ में कैमरे की चमकती स्क्रीन पर गुजरती तस्वीरें देख रही थी, जिन्हें सना अंगूठे से बटन दबाकर आगे करती जा रही। तभी दाड़ से दरवाजा खोलकर बंद होने की आवाज आई। वो दोनों चुपकर सर उठाकर देखा। डाबर भाई, ये क्या तमाशे है? वो जबरदस्त खोकर चिल्लाए। ये वाली महविश थी। लम्हे भर को वो दोनों साकत हो रहेगी, फिर एकदम से दौड़कर चौखट तक आई। लाउंज में जैसे सबको सांप सूख गया था। सब शिस्तर से महविश को देख रहे थे, जो अपने कमरे में दरवाजे के आगे खड़ी कमर बाहर हाथ रखे चिल्ला रही थी। ये कौन सी जगह है तकरीर करने की? किसी को मेरा एहसास ही नहीं कि मेरा आराम भी करना है। कल सारा दिन मेरे पार्लर में गुजरेगा, मगर आपको तो मेरे सर पर जज रहे हैं। आपको ऐसा बोलने नहीं आता, हद हो गई है। और फिर टीचर कर वापस मुड़ी और अपने पीछे सीधा से दरवाजा बंद किया। लाउंज में एकदम मौत का स्थान छा गया। सबको झटका लगा था।